स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब हम क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो फोर्स में हमें मालूम था कि किसी चार्ज से हमें रिजल्टेंट फोर्स जो निकालते हैं वो वेक्टर सम होता है। वैसे ही यहाँ पे किसी चार्ज का आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, किसी भी पॉइंट पे निकालिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम चार्ज पे निकाल सकते हैं, पॉइंट पे निकाल सकते हैं, मगर फोर्स केवल हम किसी चार्ज पे निकाल सकते हैं दूसरे चार्ज की वजह से, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किसी पॉइंट पर अगर हम निकालना चाहते हैं तो क्या होगा, सारे चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका अगर वेक्टर सम कर देंगे तो वो हमें क्या कहलाएगा, सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो जो रिजल्टिंग फोर्स होगा या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉइंट पे वो क्या होगी, इसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, इस चार्ज के कारण कुछ होगी, इस चार्ज के कारण और इस चार्ज के कारण। क्योंकि फोर्सेस और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, जिसका मतलब जो एडिशन होगा वो क्या होगा, वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। तो सारों का सम, जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है उन सब का जो सम होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट। क्या कहलाएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये कहलाता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रहा आपकी डेफिनेशन कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम having charge q1 q2 q3 q4 and so on is equal to the vector sum of the electric field at that point due to various charges। तो इस पॉइंट पे जितने भी चार्ज उसके कारण जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी या रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वही हमारी क्या कहलाती है, सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल, जो कि क्या होता है, वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ईच चार्जेस ऑन दिस पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर दो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखते हैं। तो मालूम है अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड है तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर उसके बीच के एंगल थीटा बनता है तो क्या होगा, हमें मालूम है ये क्या होगा, E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 cos थीटा। ये हमें मालूम है, वेक्टर एडिशन में हम लोग ऐसे रिजल्टेंट दो फील्ड का निकालते हैं, ठीक है। अगर बायो वाले हैं तो इसे आप रट लीजिए, नहीं तो आपने 11th में वेक्टर एडिशन में ये सब चीजें पढ़ी होंगी, ठीक है। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम आई जे कैप फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो भी डायरेक्शन बताता है, या तो एंगल फॉर्म में लिखते हैं, मगर बहुत से क्वेश्चन ऐसे बनाए जाते हैं जिसमें एंगल पूछा जाता है, ना कि आई जे कैप, ठीक है। तो आपको एंगल का भी आइडिया होना चाहिए। तो लेट सपोज करिए एक दो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और E1 जिसके बीच में एंगल क्या है, थीटा। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, किसी एंगल पे होगा, मगर हम ये नहीं कह सकते बराबर होगा कि नहीं ये दोनों एंगल। क्यों, क्योंकि E2 और E1 इक्वल हैं, ये मैंने नहीं बोला। E2 E1 कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने कोई एक जनरल एंगल ले लिया अल्फा, जो कि क्या है, इसका रिजल्टेंट है, क्या है, इन दोनों का रिजल्टेंट कुछ अल्फा ले लिया, ठीक। अब देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला बायो वाले रखना चाहें तो ये रख सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला है tan अल्फा इज इक्वल टू E2 sin थीटा प्लस अपॉन E1 प्लस E2 cos थीटा। अब ये आया कैसे, ये भी वेक्टर से आया है, मैं थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, मैथ्स वाले भी और बायो वाले देख लें, आपने लॉ ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ा होगा। तो देखिए अगर ये E2 वेक्टर फील्ड है तो ये इसका मतलब इधर भी क्या होगी, E2 वेक्टर फील्ड हम बोल सकते हैं इसे। और अगर ये E1 है तो ये भी क्या सकती है, E1 हो सकती है। और हमें मालूम है जो डायगोनल होता है वो क्या देता है, रिजल्टेंट देता है, इन दोनों फील्ड का क्या देता है, रिजल्टेंट देता है। यहाँ पे हम थोड़ा सा वर्क करेंगे और आपको समझ में आएगा कि क्या हुआ एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ और यहाँ से मैं एक परपेंडिकुलर ले आता हूँ, ठीक है, ये परपेंडिकुलर ले आया, ठीक। देखिए ये पैरेलल है, ये पैरेलल है इस एक्सिस के, तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की, ठीक। अभी हमें मालूम है कि ये E2 है, ये E1 है, ठीक, ये थीटा है। हमें रिजोल्व करने आता है कि अगर कोई थीटा है और ये कोई ए वेक्टर है और ये कोई बी वेक्टर है, तो अगर मुझे ए को रिजोल्व करना होगा तो ये क्या होता है, ए साइन थीटा, और ये इधर की साइड क्या होता है, ए कॉस थीटा, ठीक है। वही चीज हम यहाँ पे रिजोल्व करेंगे और प्रूफ कर सकते हैं कि ये आया कैसे। ये देखिए अगर ये थीटा है तो इसका मतलब ये कौन सा एंगल होगा, E2 है तो ये क्या आ जाएगा, E2 साइन थीटा, और नीचे क्या होगा, E2 cos थीटा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए अभी तक हमने ये ट्राइंगल लिया है, ये ट्राइंगल की बात की है। अब हम इस बड़े वाले ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि हमें तो फाइंड करना है अल्फा,
रिजल्टेंट डायरेक्शन किस पे है, E2 से किस रिस्पेक्ट में ये E जा रहा है, ये हमें क्या बताएगा, अल्फा बताएगा। तो अब हमें अल्फा फाइंड करना है, तो अल्फा के लिए हम क्या लिखेंगे, अल्फा अगर हमें निकालना हो तो क्या कर सकते हैं, हम टेन अल्फा लिख सकते हैं। टेन अल्फा क्या होता है, टेन अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, आपको मालूम होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो हमारा देखिए क्या है, ये परपेंडिकुलर, देखिए ये अगर E2 sin थीटा है तो क्या होगा, ये भी E2 sin थीटा होगा। देखिए न्याय सेम है और ये दोनों परपेंडिकुलर, अगर ये E2 sin थीटा तो ये भी क्या होगा, E2 sin थीटा होगा। ठीक है, ये E2 sin थीटा तो ये भी क्या होगा, E2 sin थीटा होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल है, दोनों पैरेलल है और इक्वल लेंथ है दोनों की। ठीक है, इसलिए क्या होगा, E2 sin थीटा। तो अब ये बड़े वाले ट्रायंगल में देखिए, ये वाले ट्रायंगल में, ये जो मैंने डार्क किया हुआ है ये वाला ट्रायंगल, तो देखिए इस ट्रायंगल में ये अल्फा है और टेन अल्फा की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अल्फा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है वो क्या है, E2 sin थीटा। क्या है, E2 sin थीटा। अब बेस देखिए क्या है, इसी में E1 है और इसी में क्या हमारा E2 cos थीटा है। इसका मतलब ये पूरी लेंथ क्या हो गई, E1 प्लस E2 cos थीटा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, E1 प्लस E2 cos थीटा। आई थिंक यही तो आपका डेरिवेशन है, ये सेम चीज है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे हम वेक्टर, इसी बहाने हमारा जो वेक्टर था पैरेललोग्राम वाला वो क्या हो गया, रिवाइज भी हो गया और हमने ये प्रूव भी कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको रिजल्ट डायरेक्ट याद रखना है तो डायरेक्ट याद रखिए, न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लगा सकते हैं, अदरवाइज मैंने प्रूव भी करके आपको दिखा दिया है। जैसे ये सब चीजें 11th की मगर मैंने दिखा दिया है, वैसे दिखाते जाते नहीं है, डायरेक्ट बस रिजल्ट रट लेते हैं क्योंकि न्यूमेरिकल में काम देता है। ठीक है, तो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे, ठीक, और उसके बाद हम लोग आगे इलेक्ट्रिक डायपोल पे जाएंगे। ठीक है, तो अब हम एक न्यूमेरिकल कंसीडर करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं और इसमें दो और पार्ट है जो कि हम कमेंट करके इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि ये दो चार्ज रखे गए हैं और किसी एक पॉइंट पे हमें P पॉइंट पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है कि उसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और हमें फाइंड करना है डिस्टेंस, चार्ज की डिस्टेंस। अगर मैं इसे Q1 मान लूं और इसको क्या मान लूं, Q2 मान लूं, तो चार्ज की डिस्टेंस Q1 से या Q2 से किसी एक से हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पहले हम Q1 से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, फिर Q2 के बारे में बताएंगे और अगर दोनों चार्ज नेगेटिव होगा उसका भी कंसीडर यहीं पे कमेंट सेक्शन में कर डालेंगे। ये देखिए कमेंट, यहाँ दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, उसे भी सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो पहले आप समझिए कि एक्चुअल में ऐसे क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है। ठीक, हमें ये मान के चलना है कि जिस पॉइंट से हम निकाल रहे हैं वहां नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए, जीरो। क्या होनी चाहिए, जीरो। और इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मालूम वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, अब लेट सपोज करिए कि हम कहां पे टेस्ट चार्ज को रखें कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, जीरो हो। क्या हो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। कैसे होगा, अगर मैं यहां पे अगर टेस्ट चार्ज को रखता हूं, चलिए पहले यहां का छोड़िए, पहले मैं यहां रखता हूं नेट टेस्ट चार्ज को। अगर मैं सिस्टम से बाहर रखता हूं टेस्ट चार्ज को, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन लगाएगा, इस डायरेक्शन में, और ये भी किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है तो किस डायरेक्शन लगाएगा, इसी डायरेक्शन लगाएगा। अब इससे पहले कि एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि अगर कोई चार्ज है, ठीक है, तो हमें मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। कैसे जाती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की डायरेक्शन में। अगर यहाँ पे कोई मैं निगेटिव चार्ज रखता हूँ, क्या रखता हूँ, निगेटिव मींस इलेक्ट्रॉन जैसा चार्ज अगर कुछ मैं रखता हूँ, तो ये क्या करेगा, हमेशा पॉजिटिव की तरफ आने की कोशिश करेगा। मींस अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्ट करेगा। क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज डायरेक्ट करेगा। अगर यहीं पर मैं क्या करूं, अगर कोई मैं पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, ठीक है, कोई पॉजिटिव चार्ज रखता हूं जैसे कि प्रोटॉन, तो वो क्या करेगा, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा।
तो मीन्स अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा क्या हमारा पॉजिटिव चार्ज। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस डायरेक्शन में, और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो ये चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, इसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि देखिए क्या बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में होती है उसी डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज भी मूव करेगा। अगर निगेटिव चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, तो ये सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको इसकी स्टडी करनी है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं बाहर की साइड अगर चार्ज को रखता हूं तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो उसी डायरेक्शन में होगी। ये इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इसी डायरेक्शन में होगी। तो देखिए इन दोनों का सम करेंगे तो कभी भी जीरो होगा, कभी नहीं जीरो हो सकता है, जीरो कभी नहीं होगा। जीरो के लिए क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम हो पर डायरेक्शन क्या हो अपोजिट हो, तभी हम कह सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगी जीरो। मगर यहाँ पे क्या है कि डायरेक्शन दोनों का सेम है, डायरेक्शन दोनों का सेम है, तो ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। और सेम केस यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ चार्ज देता हूँ तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोजीशन क्या होगी इस डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में अगर दो चीजें हो क्वांटिटी तो वो कभी जीरो नहीं हो सकती वेक्टर क्वांटिटी में। अब देखिए अब मैं सेंटर की बात करता हूँ, अगर मैं इस पर बात करूँ तो ये किधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, और ये किधर फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है अपोजिट डायरेक्शन है। ठीक, और अगर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो चाहिए तो इसके मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए विद अपोजिट डायरेक्शन। तो हमें यह मालूम पड़ गया कि जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी वो इन दोनों चार्ज के बीच में ही हो सकती है, अदरवाइज बाहर किसी भी सिस्टम पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी। ठीक है, तो पहले हमें पॉइंट पकड़ना पड़ेगा कि कहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है। ठीक है, तो जब हमें मालूम पड़ गया कि इस पॉइंट पे पी पॉइंट पे क्या रही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, हम क्योंकि यहाँ दिया हुआ है पोजीशन फाइंड करना, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम मानेंगे जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कब होगी जब उसका मैग्नीट्यूड क्या होंगे दोनों के सेम होंगे विद अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो मैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना चाहूँ तो मैंने इस डिस्टेंस को Q1 से x मान लिया है और इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है चार्ज का वो मैंने r मान लिया है। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी r माइनस x, इसमें से इसको क्या कर दिया घटा दिया तो ये आ गया। ठीक है, तो आप देखिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P क्या होगा, देखिए डायरेक्शन लेंगे x डायरेक्शन में x एक्सिस पे इसको कंसीडर कर रहा हूं तो इधर के साइड क्या होगा माइनस है, तो इधर की साइड क्या होगा प्लस है। ठीक, तो मैं लिख सकता हूं इसे कि इस चार्ज की वजह से पॉजिटिव में डायरेक्शन लगना है कि Q1 अपॉन x स्क्वायर और किस डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक, प्लस अब इस वजह से इसकी वजह से चार्ज इस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी माइनस x डायरेक्शन लगेगी और कितनी लगेगी के Q2 अपॉन r माइनस x का होल स्क्वायर और किस डायरेक्शन में माइनस x, और इन दोनों का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा जीरो। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल याद होगा कि सारे सम किसके होंगे बराबर रिजल्टेंट के, और रिजल्टेंट यहाँ दी हुई है क्या है जीरो। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने ये इक्वेशन फाइंड आउट कर ली। ठीक, अब देखिए ये माइनस है तो अगर मैं इस माइनस को यहाँ से हटा के यहाँ लगा दूं तो कोई दिक्कत अब नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यूनिट वेक्टर तो इसका केवल कंसीडर करते हैं मैग्नीट्यूड। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या होगा के Q1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के Q2 अपॉन r माइनस ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से के से के कैंसिल हो गया, मैं इसको इधर लेके गया हूँ जीरो की तरफ। ठीक है, तो ये हो गया, इससे ये क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया। ठीक, जब कैंसिल आउट हो गया तो अब हमें इसे x के लिए सॉल्व करना है। मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ फिर यहाँ मिटा के कमेंट का भी आंसर लिख दूंगा। ठीक, तो यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ तो देखिए हमें x फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है x फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे हम, देखिए इसको इधर लेके जाते हैं Q1 को इधर ले आते हैं तो क्या होगा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा Q2 अपॉन Q1। ठीक, ये दोनों स्क्वायर है, ये दोनों क्या है स्क्वायर है,
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ r माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू Q2 अपॉन Q1। ठीक, स्क्वायर जब इस साइड जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, r माइनस एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू रूट Q2 अपॉन Q1। ठीक है, ये लिख सकते हैं। हमें x फाइंड आउट करना है तो क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं। तो देखिए सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, r बाई एक्स माइनस x बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 इज इक्वल टू क्या हो गया Q2 अपॉन Q1। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा, जगह कम है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, r बाई एक्स 1 को मैं उधर लेके गया, माइनस 1 को इधर लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, हमें x फाइंड करना है तो x को मैं इधर लेके जाऊं, ये पूरा टर्म नीचे ले आऊं, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r अपॉन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। ठीक है, तो ये रहा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इतना आपको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इसके बाद इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, केवल मैं रिजल्ट लिख लूं इसका क्या हुआ है, फिर उसके बाद इन कुछ कमेंट करते हैं इस पे कि और क्या क्या केस हो सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका जो आंसर आया वो क्या आया, x इज इक्वल टू r 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। ठीक, तो P पॉइंट Q1 से कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पे, तो x के लिए निकाल ली कि इस पॉइंट की पोजीशन क्या होगी, ये होगी किसके रिस्पेक्ट में, Q1 के रिस्पेक्ट में। अभी मैं कहूं कि Q2 के रिस्पेक्ट में, फिर क्या होगी, आंसर ये भी सही है, और अगर Q2 के रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है, r माइनस एक्स। क्या है, r माइनस एक्स। तो देखिए यहाँ पे मैंने कमेंट मारा हुआ है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम चार्ज Q2। ठीक, तो अभी तक हमने Q1 से निकाला क्योंकि x डिस्टेंस हमने कंसीडर करके x के लिए निकाली, तो ये पॉइंट Q1 से कितनी दूरी पे, इतने दूरी पे। अब इससे कितनी दूरी पे होगा, r माइनस एक्स। ठीक, तो कितनी दूरी पे होगा, r माइनस एक्स दूरी पे होगा। अब r माइनस एक्स की वैल्यू कितनी होगी, अब ये देखिए x की वैल्यू यहाँ से हमने फाइंड आउट की, तो x की वैल्यू यहाँ क्या करते हैं, हम सिंपली पुट कर देंगे, कर दे पुट, तो क्या होगा, x की वैल्यू रख दे रहे हैं यहाँ, कभी भी फिजिक्स में दिक्कत नहीं होती, हमेशा उसके मैथमेटिक्स में दिक्कत होती है। ठीक है, सॉल्व कैसे करना है वो जरूरी है। r मैंने कॉमन ले लिया तो क्या होगा, 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट में Q2 अपॉन Q1। ठीक, अब देखिए एलसीएम लेंगे तो ये पूरा इधर आ जाएगा, तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, r 1 प्लस रूट में Q2 अपॉन Q1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट Q2 अपॉन Q1। ठीक है, 1 से 1 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक, तो आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम ये लिख सकते हैं, r माइनस एक्स की जो वैल्यू आ रही है अभी वो क्या आ रही है, r Q2 अपॉन Q1 अपॉन 1 प्लस Q2 अपॉन Q1। ठीक, ये हमारी डिस्टेंस आ रही है किससे, Q2 से P की। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा आपको और समझ में आएगा कि एग्जैक्ट हुआ क्या है। अब क्या करेंगे, इसको मैं नीचे लेके आता हूं, Q2 अपॉन Q1 प्लस रूट Q2 अपॉन Q1 अपॉन
Q2 अपॉन Q1। इसको मैं क्या किया, नीचे लेके आया हूँ, इसके अपॉन में लेके आया हूँ। ठीक, इसके अपॉन में जब लेके आऊंगा तो क्या होगा, ये पार्ट इसके नीचे डिवाइड में आएगा और इसके नीचे डिवाइड में आएगा, कुछ इस तरीके से। तो देखिए ये दोनों तो कैंसिल होगा और ये क्या होगा, Q2 इसके ऊपर जाएगा, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए ये तो 1 हो गया, तो R अपॉन, क्योंकि R ऊपर 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे क्या रहेगा, ये Q1 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा, रूट Q1 अपॉन Q2 और प्लस ये दोनों कैंसिल आउट हो गए तो क्या हो गया, 1। ठीक, तो ये हमारा इसका आंसर हुआ नीचे वाले कमेंट का। ठीक, तो इसको मैं मिटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो r माइनस एक्स की वैल्यू क्या हो गई, r अपॉन 1 प्लस रूट में Q1 अपॉन Q2। ठीक है, देखिए अब यहाँ नोटिस करिए, कंपैरिजन करिए, यहां से मैं डिस्टेंस ले रहा था तो किस फॉर्म में थी, R1 प्लस Q2 अपॉन Q1, मगर मैं अगर यहां से डिस्टेंस ले रहा हूं तो जस्ट क्या हो रहा है, ये चार्ज क्या हो जाएगा, फ्लिप कर जा रहा है, रिवर्स हो जा रहा है, क्या हो रहा है, R माइनस एक्स क्या हो जाएगा, R अपॉन 1 प्लस Q1 अपॉन Q2, यहाँ पे क्या है, Q2 अपॉन Q1, बस इतना ही डिफरेंस है। यहां से पोजीशन लेंगे P की तो ये आएगी, और अगर यहां से पोजीशन लेंगे P की Q2 के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगी, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, अब एक कमेंट यहाँ पर है, वो भी देख लीजिए कि वो कमेंट क्या कहना चाह रहा है, कि अगर चार्ज पॉजिटिव है दोनों तो हमने सॉल्व कर लिया, अगर दोनों चार्ज नेगेटिव होंगे तो क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या है, इफ टू नेगेटिव चार्जेस आर प्लेस्ड ऑन अ लाइन देन द पोजीशन ऑफ पॉइंट P where the net electric field is again 0। ठीक, तो क्या करेंगे, नेगेटिव की जगह क्या ले लेंगे, और सॉरी पॉजिटिव की जगह क्या ले लेंगे, नेगेटिव चार्ज ले लेंगे, वही Q1 Q2, पर ये नेगेटिव है ध्यान रखिएगा, बस केवल मैंने मैग्नीट्यूड लिखा है, साइन नहीं लिखा। ठीक, अब यहाँ पे कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें मालूम क्या है कि अगर नेगेटिव चार्ज है, क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वो किधर की साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के जस्ट अपोजिट भागेगा। तो अगर मैं यहाँ यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखूंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, तो ये किस तरह मूव करेगा, इस डायरेक्शन में, और इसकी वजह से किधर मूव करेगा, वो भी इस डायरेक्शन में। तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में, मैंने बोला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कब जीरो होगी, कब जीरो होगी, जब डायरेक्शन क्या होंगे, अपोजिट होंगे, और मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। मगर देखिए मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, क्योंकि देखिए यहाँ से इसकी डायरेक्शन कुछ है और यहाँ से इसकी डायरेक्शन कुछ और है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम भी नहीं है मैग्नीट्यूड में, और डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। सेम ये चीज यहाँ पर है, इसकी वजह से किधर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर, और इसकी वजह से किधर लगेगा, इधर। देखिए दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसका मतलब यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं हो सकता। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो P पॉइंट पे क्या होगा, हम मान लेते हैं, और यहाँ से X डिस्टेंस पे क्या होगी, P पॉइंट होगी, और ये इन दोनों चार्जेस के बीच का सेपरेशन R होगा, तो फिर क्या होगा, ये R माइनस एक्स। अब ये देखिए यहाँ पे भी वही केस आ गया, सेम सिमिलर केस, अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड, जैसे मैंने इसको सॉल्व किया है वैसे ही हमें ये सॉल्व करना है। ठीक, सेम वही चीज होगी और आंसर भी सेम ही रहेगा। आप सॉल्व करके देखिएगा, ये आपके लिए एज एन होमवर्क हो गया है। ठीक है, यही रहेगा आपका। सेम आंसर आएगा, सेम आंसर, जो ये आया वही ये आएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर दो पॉजिटिव चार्ज हो या दो नेगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ हो सकती है, केवल इन दोनों चार्जेस के बीच में ही कहीं होगी, अदरवाइज कहीं पे भी पूरे सिस्टम या पूरे सराउंडिंग्स में कहीं पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगी, केवल इन दोनों के बीच में ही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकती है। कब, जब दोनों सेम चार्ज हो। क्या हो, दोनों सेम चार्ज हो तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड
इन दोनों के बीच में ही लाई करेगी। ठीक है, तो यही था आपका एक क्वेश्चन जिससे मैंने क्या किया है, आपके तीन क्वेश्चन किए हैं, और इनमें से ये जो दो क्वेश्चन है, एक ये और एक ये असेसमेंट में आपके क्वेश्चन आए हुए हैं AIEEE में 2005। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन इसीलिए लिया था कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में जीरो किधर होती है। ठीक है, अगर जीरो आपको मालूम पड़ गया तो इसी बहाने आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन भी मालूम पड़ जाएगी। ठीक, इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है कि जहां पे फोर्स मिनिमम हो क्या, और जहां पे फोर्स क्या हो मिनिमम हो, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। ठीक, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर किसी भी चार्ज के दो सिमिलर चार्ज है तो उनके पीछे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ होगी, वो इन दोनों के बीच में किसी पोजीशन पे ही होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ठीक है, चलिए फिर हमारा अब अगला लेक्चर जो होगा वो होगा इलेक्ट्रिक डायपोल पे। ठीक है, ओके।